हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स का पार्ट 2 और ये लास्ट सेकंड पार्ट होगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। फिर जाके आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा हैज लॉन्च्ड द अल्ट्रा प्रीमियम Primus credit card designed exclusively for India's ultra high net worth individual? तो ये बैंक है, एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ मिलके एक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राइमस। और ये डिजाइन ही इंडिया के जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए किया गया है। इसमें ज्वाइनिंग फीस होगी 5 लाख रुपीज की एंड एनुअल फीस रहेगी 3 लाख रुपीज की। और ये प्राइमस कार्ड जो है वो एक सिंबल होगा अल्टीमेट प्रेस्टीज का, इसलिए हाई नेटवर्थ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए ये कार्ड लॉन्च किया है। Which bank has introduced a special Vijay fixed deposit scheme to celebrate India's 78th Independence Day? तो ये किया था RBL बैंक ने, विजय फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया था इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे पे। अब ये जो था उसमें बैंक ने ऑफर किया था 500 डे फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर, 500 दिन का फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर होगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जिस वजह से कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उनकी सेविंग्स को बढ़ा सकें। और इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? फिक्स्ड विजय फिक्स्ड डिपॉजिट में 8.85% पर एनम जो सुपर सीनियर सिटीजन है, और 8.60% जो सीनियर सिटीजन है, और 8.1% फॉर रेगुलर कस्टमर। बुकिंग आप जो है वो कर सकते थे RBL बैंक का मो बैंक ऐप है उसके थ्रू या फिर ब्रांच में जाके। अब ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए था और डिपॉजिट लिमिटेड टाइम के लिए था और एप्लीकेबल था डिपॉजिट 3 करोड़ बिलो, 3 करोड़ से कम के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। Which bank has launched special Braille debit card for visually impaired user? ब्रेल डेबिट कार्ड लेके आए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, विजुअली इम्पेयर्ड है वो यूजर्स के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लेके आए हैं। तो ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक ने, और इस डेबिट कार्ड का नाम रखा है PNB अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। अब इससे ये होगा कि ये फैसिलिटी देगा विजुअली इम्पेयर्ड को कि वो अपनी फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सके। और ये कॉन्टेक्टलेस होगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड डेबिट कार्ड जो होगा वो कॉन्टेक्टलेस होगा, जो कि रुपे नेटवर्क के इस पे ऑपरेट करेगा। इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट ये होगी कि ATM से 25,000 तक का विड्रॉल कर सकते हैं पर डे, और पॉइंट ऑफ सेल या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो होगा वो कंबाइन करके डेली लिमिट होगी 60,000 की। कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो 5,000 तक का कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट पिन, और डेली लिमिट भी उसकी होगी 5,000 की। एलिजिबिलिटी ये होगी कि विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका सेविंग बैंक अकाउंट हो PNB में। RBI sets up 10-member expert committee on benchmarking of statistics. Who is the head of this committee? RBI ने एक कमेटी बनाई है जो कि उनके स्टैटिस्टिक्स को देखेगी। तो इस कमेटी के हेड कौन बने हैं ये पूछा, ये है MD था। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई है अगस्त 2024 की, तो ये लेटेस्ट वाली है। इसके बाद जो होगी वो अक्टूबर में आएगी। इस एग्जाम के लिए आपको अगस्त की पढ़ के जाना होगा। जब भी आपका जो एग्जाम होगा आप अपडेटेड पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो CRR है 4.5%, SLR 18, रेपो रेट 6.5, रिवर्स रेपो 3.35%, बैंक रेट 6.75%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, और रियल GDP जो इस साल का बोला गया है फिस्कल ईयर 25-26 का वो प्रोजेक्ट किया है 7.2% का। इन्फ्लेशन फोरकास्ट की गई है 4.5% की, और क्वार्टरली GDP का भी ग्रोथ बताया गया है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना होगा? 7.1%, Q2 में होगा 7.2, Q3 में 7.3, और Q4 में होगा 7.2%। याद रखना ये सारे जो करंट के डेटा हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
Capital Small Finance Bank and Bridge Life Insurance Company partner for bank assurance. तो ये किया गया है एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर। अब बैंक अश्योरेंस का मतलब ये है कि बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है और वो इंश्योरेंस के कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो बैंक में बेचे जाते हैं, यानी बैंक उसकी सेलिंग करती है कस्टमर्स को, तो उसे बैंक अश्योरेंस बोलते हैं। अब एक और बैंक अश्योरेंस हुआ है, वो हुआ है कर्नाटका बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ। अब ये इनका जो वाइड रेंज होगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसमें हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, होम इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। आरबीआई ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लेके आई हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, तो वो देखते हैं। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए नॉर्म्स बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व्स के लिए, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स में होते हैं, जिससे वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सके। अब इसका इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि जो भी प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। तो आरबीआई ने ये बोला है कि उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा और ये स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 25 से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व को जो है वो सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में यूज किया जाएगा इसी तरीके से, जिस तरीके से बताया गया है, जिससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और जो भी एनपीए है उसके उसे सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। अब ये नॉर्म्स जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किए जाएंगे। RBI has cancelled the license of 78 urban cooperative banks since 2014, which state has seen the highest number of cancellation. तो RBI ने 78 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं 2014 से लेके अभी तक। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं ये पूछा है, तो ये सबसे ज्यादा हुए हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के कितने होंगे? ये हुए हैं 36 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद जो है वो यूपी का है 14, उसके बाद कर्नाटका 8। अब इनके रीजंस ये है कि इनमें इनएडिक्वेट कैपिटल है, पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। Kotak Mahindra Bank has teamed up with GOQII to launch the Kotak GOQII Smart Vital Plus smartwatch. The smartwatch enables seamless transaction up to how much rupees without requiring a PIN. इसका मतलब ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने GOQII के साथ मिलके एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। तो ये स्मार्ट वॉच से हम कितना तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना पिन डाले, ये पूछा गया। तो इसमें 5000 रुपीज तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। अब इस वॉच की जो प्राइस होगी वो 3499 होगी और ये एक वेरेबल डिवाइस होगी जो कि इजीली हम कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो हेल्थ भी मॉनिटर करेगी। अब ये जो है रुपए ये जो है वो रुपये से पावर्ड की गई है, यानी रुपये इसे मेंटेन करेगा, चलाएगा और इसका जो है विदाउट पिन 5000 का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इजी एक्सेस पेमेंट होगा जिसमें आप इजीली पेमेंट तो कर सकते हो और हेल्थ भी चेक की जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर ट्रैक कर किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर, SpO2, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि आप रेस्ट पर पहनते हो तो ये सब चीजें उसके थ्रू चेक कर लेती है वॉच। चलिए कुछ और देखते हैं। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 2331 करोड़ का चार्ज किया है उनके अकाउंट होल्डर से और इसमें SBI एक्सक्लूडेड है। तो ये इसलिए चार्ज किया है क्योंकि उनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है सेविंग अकाउंट में, इसलिए उनसे चार्ज किया गया है। तो टॉप पे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक जिसने चार्ज किया है 633.4 करोड़ एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा 386.51 करोड़ एंड उसके बाद आएगा इंडियन बैंक 369.16 करोड़। SEBI launches AI chatbot for investors. What is the name of the AI chatbot? SEBI ने इन्वेस्टर्स के लिए AI chatbot लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है वो पूछा है, वो है सेवा।
सेवा एक एआई पावर चैटबॉट होगा जो कि इन्वेस्टर्स को असिस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का जो भी एक्सपीरियंस है वो बढ़े और उन्हें जो भी मार्केट की क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए। With Small Finance Banks Board has approved a plan to apply for a universal banking लाइसेंस फ्रॉम दी आरबीआई, यानी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अब यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली है। तो वो कौन से फाइनेंस बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने डिसाइड किया है, वो किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने। अब अगर आपको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम नेटवर्थ चाहिए 1000 करोड़ का, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रॉस एनपीए का जो रेशियो है 3% से कम या उसके इक्वल होना चाहिए और नेट एनपीए रेशियो 1% या 1% से कम होना चाहिए। Which bank has introduced the Wrestle for Glory program, a significant corporate social responsibility initiative developed in partnership with the Inspire Institute of Sport? तो ये किया गया है इंडसइंड बैंक द्वारा। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रेसलर फॉर ग्लोरी प्रोग्राम। ये एक सीएसआर इनिशिएटिव होता है जो कि उन्होंने पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलके। इसमें 50 प्रॉमिसिंग फीमेल रेसलिंग एथलीट जो होगी अक्रॉस इंडिया, उन्हें फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये कोचिंग करवाई जाएगी आईएएस प्रीमियर फैसिलिटी इन विजयनगर, बेलारी। अब ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि वुमेन जो फीमेल रेसलर है उन्हें एम्पावर करना, अलग-अलग बैकग्राउंड से जो आती हैं और उन्हें जो भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं या फिर जो भी डिसेबल्ड इंडिविजुअल हैं उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना और टॉप टियर ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जाएगी, एक्सपर्ट कोचिंग होगी, कटिंग एज इक्विपमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिला जाएगा, एजुकेशन असिस्टेंस होगा और सपोर्टिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट होगा। Which institute received approval of funding of $215.6 million from the Green Climate Fund will create a corpus of $1 billion for financing mitigation and adaptation projects of medium and small enterprises. इसमें ये बोला है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे फंडिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है कि 215.6 मिलियन की फंडिंग कर सकते हैं। कहाँ से मिला है? ग्रीन क्लाइमेट फंड से, और उन्हें कॉर्पस कितने का बनाना है फंड बनाना है $1 बिलियन का। और ये किस लिए? फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए जो कि मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए किया जा रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट है सिडबी। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसीव किया है अप्रूवल कि वो फंड कर सकते हैं 215.6 मिलियन। कहाँ से अप्रूवल मिला है? ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिला है, जिस वजह से वो $1 बिलियन का कॉर्पस बनाएंगे फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए जो कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होगा। और जो ग्रीन क्लाइमेट बोर्ड है वो एक एंटिटी सेटअप करेगा बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अप्रूव करेगा 200 मिलियन का लोन एंड 15.6 मिलियन का ग्रांट दिया जाएगा ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग टू सिडबी, यानी 200 मिलियन का लोन दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा, किसको? सिडबी को, और 15.6 मिलियन का ग्रांट दिया जाएगा। 10,000 कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे एमएसएमईज को। अब इससे ये होगा कि जो भी छोटे एमएसएमईज कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो प्रमोट करेगी लो एमिशन क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज यूज करेगी। अब ये जो प्रोग्राम है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट होगा इसका रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशन, और ये कितना हो जाएगा? 35.3 मिलियन टन से इसका कम हो जाएगा एमिशन। ये पार्टली डीएफआई एंड पार्टली फ्रॉम मार्केट। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ अमाउंट देंगे, वो होगा $800 मिलियन का, और ये बैलेंस शीट में पार्टली फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट से दिया जाएगा और कुछ मार्केट से रेज किया जाएगा $1 बिलियन का। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है? ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे वर्क करता है।
ये फंड जो है इससे 270 प्रोजेक्ट्स हैं जिसका वर्थ है 14.9 बिलियन यूएस डॉलर। और ये क्लाइमेट एक्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया है 130 डेवलपिंग कंट्रीज में। LIC enters into tie-up with which bank under corporate agency arrangement? तो LIC ने टाइप किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके। अब इनका ये बैंक इंश्योरेंस होगा जो कि LIC का एम है कि कवरेज करना है, पूरा टोटल कवरेज करना है 2047 तक। सबका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, इसलिए LIC ने बैंक इंश्योरेंस किया है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके। और इनके एग्रीमेंट में ये है कि ये फैसिलिटेट करेंगे मोर देन 1 करोड़ कस्टमर्स ऑफ IDFC बैंक who will now be able to buy LIC policies through bank। 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर को LIC पॉलिसीज दी जाएगी। Which bank launches Amrit Vrishti 444 days term deposit with 7.25% interest rate? तो ये किया गया है SBI बैंक के द्वारा। 444 डेज का टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अमृत वृष्टि, और उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.25% पे। और अगर सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 0.50% मिलेगा। अमृत वृष्टि स्कीम जो अवेलेबल है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंटिल 31 मार्च 2025 तक। इसमें ये है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिटेल इन्वेस्टर को कि वो एडवांटेज ले सकते हैं हायर इंटरेस्ट रेट का। Which bank approves $1.5 billion loan for low carbon एनर्जी सेक्टर? तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने कितने का लोन दिया है? 1.5 बिलियन। Which bank launches safety ring to enhance internet and mobile banking security? तो ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर। इसमें ये है कि जो भी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं यूजर्स के इंटरनेट या फिर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू, यानी जो भी फ्रॉड हो रहा है उसे कम करना है। तो सेफ्टी रिंग का फीचर क्या है? ये है कि कस्टमर को वो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने में हेल्प कर देगा। जो टर्म डिपॉजिट है उसकी एक डेली की आप ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हो, जिससे जिससे ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होगा वो उस लिमिट से ज्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिमिट सेट कर दी गई है तो एक सिक्योरिटी बन जाएगी। Which mutual funds company launches BSE PSU index fund? तो ये लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड द्वारा। इसका एम ये है कि ये जो BSE PSU इंडेक्स जो है 56 PSU स्टॉक से कंसिस्ट है। जो भी स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्टॉक्स होंगे उसमें ये इन्वेस्ट करेगा, और जिसकी भी ग्रोथ अच्छी दिखेगी उसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा। Public sector banks pay how much crore dividend to government for financial year 23-24? तो ये किया गया 6,481 करोड़। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है 2,514.22 करोड़, कैनरा बैंक ने किया है 1,838.15 करोड़, इंडियन बैंक ने किया है 1,193.45 करोड़ एंड बैंक ऑफ इंडिया ने किया है 935.44 करोड़। और एक्सिम बैंक ने भी किया है 252 करोड़ का। तो टोटल मिला के 6,481 करोड़ का डिविडेंड दिया गया है गवर्नमेंट को। और एक चीज नोट करना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिविडेंड दिया है, वो दिया है 6,959 करोड़ का। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है 857 करोड़ का। Which insurance company introduces Elevate, revolutionizing health insurance with AI? तो ये किया है ICICI लोम्बार्ड ने। एलिवेट लॉन्च किया है जिससे वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे AI के थ्रू। और इसमें अनलिमिटेड कवरेज ऑप्शंस होगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगा, और पर्सनलाइज प्लान कर सकते हैं। Which bank to raise 7,500 crore through additional Tier 1 and Tier 2 bonds? तो ये करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, रेस करेंगे 7,500 करोड़ के बॉन्ड्स। अब इसमें ये जो है कि Tier 1 और Tier 2 बॉन्ड्स, उनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बिजनेस ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा रेस कर रही है। अब ये जो कैपिटल है ये अलग अलग मल्टीपल ट्रांचेस में रेस किया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2025 तक होगा।
अब टियर 1 और टियर 2 कैपिटल क्या होते हैं? ये 2 टाइप के एसेट्स होते हैं बैंक के पास। टियर 1 कैपिटल ये होता है कि जो बैंक का खुद का कैपिटल होता है, जो वो डेली बेसिस पे जो उनका डेली का जो फंक्शन होता है उसके लिए वो यूज़ करते हैं। और टियर 2 कैपिटल वो होता है कि बैंक का सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, जो कि वो एक रिज़र्व के तौर पे अपने बैंक में रख के रखते हैं। हाउ मच परसेंट इज द LIC स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक? तो ये हो गया है अब 2.68%। उन्होंने ओवरऑल एक्विजिशन कॉस्ट कितना हुआ था LIC का? 1500 करोड़ का। तब अब जाके उनका जो परसेंट वाइज देखेंगे तो 2.68% का स्टेक है IDFC फर्स्ट बैंक में। How much amount of monetary penalty RBI has imposed on Punjab National Bank for violation related to loans and advances and KYC norms? तो RBI ने PNB के ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई है, तो कितने रुपए की लगाई है ये पूछा। ये की है 1.32 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगी है, जो कि उन्होंने लोन और एडवांसेस के जो भी रूल्स हैं उसे तोड़ा है और KYC नॉर्म्स को भी पूरा नहीं किया। Which bank announced the launch of its student Sapphire Forex card, a premium Forex prepaid card crafted specially for students who are going abroad for higher studies? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने स्टूडेंट सैपिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक प्रीपेड कार्ड होगा और जो स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है जो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। अब ये कार्ड जो है वो पावर किया जाएगा वीजा के द्वारा। स्टूडेंट्स के जो भी स्टूडेंट के जो भी पेरेंट होंगे उनको जो भी मैनेज करना है एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर एडमिशन फीस कोर्स रिलेटेड फीस जो भी है वो सारी की सारी इसमें इस कार्ड के थ्रू वो कन्वीनियंटली पे कर सकेंगे। इस कार्ड में जो है ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, वो 15,000 तक का बेनिफिट भी होगा और कुछ प्रिविलेजेस भी होंगे। अब जैसे कार्ड में ज्वाइनिंग बेनिफिट्स ये रहेगा कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलेगा और उसका प्राइस होगा 99 $99 के इतना लगभग उसका प्राइस रहेगा। इंटरनेशनल सिम कार्ड फ्री मिलेंगी। ऊबर वाउचर्स मिलेंगे 1000 इंडियन रुपीस के और मेंबरशिप मिलेगी 99 रुपीस की, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगी 130 कंट्रीज में। और कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड प्रोटेक्शन प्लस प्लान इंक्लूसिव अगर कार्ड गुम गया है तो उसका इंश्योरेंस जो होगा वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। और इस कार्ड का प्रिविलेज ये है कि 3 मंथली ATM फी जो होगी वो नहीं ली जाएगी कैश विड्रॉल के लिए, ये 5 साल तक के लिए होगा। Which bank has introduced MSME Search, a revolutionary online business loan solution tailored for MSMEs? तो ये किया गया है स्टेट बैंक के द्वारा। स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है MSME सर्च। ये एक ऑनलाइन बिजनेस लोन सॉल्यूशन होगा जो कि MSMEs के लिए होगा। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जिससे MSME क्रेडिट ले सकते हैं। उनके GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस सेल्स बिल जो होंगे GST रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में वो लोन ले सकते हैं, जिससे वो स्विफ्टली और सीमलेसली अपना जो भी पेंडिंग काम है वो कर सकें। तो ये इसमें जो होगा MSME 1 लाख तक का लोन ले सकता है और ये 15 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा जब से वो अप्लाई करेंगे। Which bank has launched Union Premier branches tailored for high-value customer in rural and semi-urban market? तो ये किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इन्होंने लॉन्च किया है यूनियन प्रीमियम ब्रांचेस जो कि हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे उनके जो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में है, उनके लिए ब्रांचेस डिजाइन की जाएगी जो कि पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज दे सकें, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक रूफ के अंडर हो सके। पर्सनलाइज्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा उनके जो भी हाई वैल्यू कस्टमर्स होंगे रूरल और अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में। एक अनाउंसमेंट की गई है RBI द्वारा कि RBI ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क अनाउंस किया है 24-27 के लिए। RBI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क लेके आएंगे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के लिए, जो कि सार्क कंट्रीज का होगा और इसका टेन्योर होगा 2024 से लेकर 27 तक का। और इस फ्रेमवर्क के अंडर RBI जो है वो एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट में एंटर करेगा सार्क सेंट्रल बैंक के साथ, जो कि अवेल कर सकेंगे स्वैप फैसिलिटीज को।
INR स्वैप विंडो क्या है वो देखते हैं। इस फ्रेमवर्क जो 24-27 के अंडर में है, INR स्वैप विंडो होगा जिससे कंसेशंस होगा स्वैप सपोर्ट इन इंडियन रुपीज में, यानी टोटल कॉर्पस ऑफ इन रुपी जो होगा $250 बिलियन का होगा। आरबीआई इसे कंटिन्यू करेगा इस अरेंजमेंट को इन यूएस डॉलर एंड यूरो तक में, जिससे जो भी सेपरेट यूएस डॉलर और यूरो की सेपरेट स्वैप विंडो होगी, तो उसका जो टोटल कॉर्पस होगा $2 बिलियन का होगा। अब ये जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है ये अवेलेबल होगी सारे सार्क मेंबर कंट्रीज के लिए, जिससे वो बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। Which bank's market capitalization crossed 100 billion mark for the first time and becoming only the sixth company to do so। तो ये बनी है ICICI बैंक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो वो 100 बिलियन क्रॉस कर गया था पहली बार, और ये सिक्स्थ कंपनी बनी थी जिसने ऐसा करके दिखाया। Which bank has honored with the national award by the PFRDA Pension Fund Regulatory Development Authority for significant enrollment under the अटल पेंशन योजना? कौन सी बैंक को नेशनल अवार्ड दिया गया है PFRDA द्वारा? इन्होंने जो एनरोलमेंट करवाए हैं अटल पेंशन योजना में, उसके लिए दिया गया है। तो ये दिया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। अब इन्होंने 86,350 अकाउंट्स का एनरोलमेंट किया है, जबकि टारगेट था 67,932 का, और डेली का 100 अकाउंट का टारगेट था पर ब्रांच, बट इन्होंने उसे भी सरपास किया और ऑन एन एवरेज 137 अकाउंट्स ओपन किए गए हैं डेली। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये ड्राफ्ट क्या है क्या नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये ड्राफ्ट रिलीज किया है। ये फ्रेमवर्क है फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी जो भी मेंबरशिप होगी वो वॉलेंट्री होगी और वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे फिनटेक सेक्टर के। इसका फोकस ये होगा कि बैलेंसिंग इनोवेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, रिस्क कंटेनमेंट को फोकस करके रखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगा, फॉर इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी और ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होंगे, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होगा, जो भी रेगुलर प्रायोरिटीज है उसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो भी रिलेटेड डेटा होगी उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जनरल रिक्वायरमेंट ये होंगे कि जो सेल्फ रेगुलेटरी फिनटेक कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होंगे, जिसका जो होगी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मेंबरशिप क्राइटेरिया ये होगी, जो भी रिप्रेजेंटेशन है फिनटेक एंटिटीज की, जो भी साइजेस हो, जो भी स्टेज हो, वो मेंबर बन सकते हैं। इसका फंक्शन ये होगा कि जो भी मेंबर हैं उन्हें गाइड किया जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड है, लॉज हैं, वो सब चीजें इसमें लिखी जाएगी इस फ्रेमवर्क में। गवर्नेंस स्टैंडर्ड, तो ये जो भी एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है, और ये गाइडलाइंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और फेयरनेस के लिए दी गई। अब इसका जो भी फीडबैक होगा इंडस्ट्री से वो आपको लेना पड़ेगा, जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वो सब कुछ लेना होगा। आरबीआई ने जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स है उसे टाइटन कर दिया है और उन्हें अलाइन कर दिया है एनबीएफसीज के साथ। तो आरबीआई ने इनकी जो रेगुलेशंस है उसे स्ट्रिक्ट कर दिए हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड, जिससे जो भी पब्लिक डिपॉजिट नॉर्म्स हैं वो एक साथ रह सके एनबीएफसीज के साथ। उनका एम ये है कि जो भी रेगुलरिटी है, पैरिटी, एनहांस रेगुलरिटी पैरिटी बिटवीन दो टू सेक्टर्स, जो एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस है दोनों के बीच में सेम रेगुलरिटीज होनी चाहिए। अब इसकी जो डिपॉजिट लिमिट है इसे भी चेंज कर दिया गया है, जो सीलिंग रिडक्शन कर दी गई है। आरबीआई ने क्या किया है, जो उनकी सीलिंग होती थी पब्लिक डिपॉजिट की, हाउसिंग फाइनेंस की, उसे होल्ड फ्रॉम 3 टाइम टू 1.5 टाइम्स कर दी गई है। मतलब पहले जो 3 टाइम होती थी, 3 गुना होती थी, उसे 1.5 गुना कर दी गई, यानी डिक्रीज कर दी गई है। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड for which housing finance companies can accept or renew public deposit reduced from 120 months to between 12 to 60 month। पहले 120 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया जाता था पब्लिक डिपॉजिट, लेकिन अब वो 12 से लेके 60 महीने तक ही कर सकते हैं।
एनएस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अब इनकी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, लिक्विड एसेट रेशियो जो है उन्हें 15% मेंटेन करना होगा पब्लिक डिपॉजिट का। हेजिंग एंड मार्केट पार्टिसिपेशन, अगर वो मार्केट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो हाउसिंग फाइनेंस है वो जो एसेट है ओवर 1000 करोड़ के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है करेंसी ऑप्शन एक्सचेंज के लिए, और जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस है कैन एक्सचेंज इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। आरबीआई ने एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे इम्प्रूव करेगा। तो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लेके आया है जो कि रिलेटिवली वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए, जिसका डिपॉजिट अबव 100 करोड़ है, उनको हेल्प करने के लिए, जिससे उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। अब ये फाइनेंशियली अनसाउंड और इल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लेके आएंगे, और अगर उन्होंने कोई भी थ्रेशोल्ड ब्रेक किया है, ब्रीच किया है, तो उन्हें भी लेके आएंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो अनेबल करेगा सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम। मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो आरबीआई चेक करती रहेगी, और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंटरवीन करेगी और उसे सुपरवाइज करेगी, जिस वजह से उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वहीं की वहीं रिस्टोर हो जाएगी। और क्लासिफिकेशन कैसे होता है टीयर वाइज वो देखते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। ये होता है कि अराउंड 1500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कंट्रीज में। आरबीआई ने उसे टीयर 1, जो कि अगर डिपॉजिट 100 करोड़ है तो उसे टीयर 1 में रखा है, 100 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ तक है तो टीयर 2 में रखा है, और 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ है तो टीयर 3 में, और अबव 10,000 तो टीयर 4 में। अब टीयर 2 एंड टीयर 4 कम अंडर द अपर टीयर। ये दोनों दो से टीयर 2 से लेके टीयर 4 तक जो है वो अपर टीयर के अंदर आते हैं। आरबीआई ने 3 रिस्क थ्रेशोल्ड्स दिए हैं, जैसे कि जो बिलो रेगुलेटरी मिनिमम, जो मिनिमम अप टू 250 बेसिस पॉइंट हो, या फिर 250 बेसिस पॉइंट से ज्यादा हो बट 400 बेसिस पॉइंट से कम हो, एंड मोर देन 400 बेसिस पॉइंट। तो ये दिए गए हैं जो ब्रीच करते हैं CRAR को। इन केस ऑफ NNP केस 2-3 रिस्क थ्रेशोल्ड दिए गए हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6% हो बट बिलो 9%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9% हो बट बिलो 12%, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 12% हो। बस इतना याद रखो कि 3 थ्रेशोल्ड्स दिए हैं आरबीआई ने, वो याद रखना। आरबीआई का मूव क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, ये है कि वो आरबीआई ऑब्जर्व करेगी, जो पीसीए जो है वो मूव देखेगी और वेलकम करेगी जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर फाइनेंशियली वीक पोजीशन में है तो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसकी कैटेगराइजेशन किया जाएगा कि एक्शन किस तरीके से लेना है, कि कितना कैपिटल को रेज करना है, कितना रिक्वायरमेंट है, अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं तो कितने लगाने हैं, जो भी डिविडेंड है या फिर डोनेशन है या डिक्लेरेशन कर रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं नहीं लगाने, वो सब चीजें इसमें इस फ्रेमवर्क में देखी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही था, मैं जल्द ही थर्ड पार्ट अपलोड कर दूंगी। थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है, उसके बाद बैंकिंग करंट अफेयर्स का लेक्चर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।